नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 की हिस्ट्री की किताब चल रही है। ये चैप्टर नंबर 2 है। इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। टाइटल आप देख सकते हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टैब्लिशेस पावर। क्या कहा जा रहा है? कंपनी ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर अपनी पावर को स्टैब्लिश करने की शुरुआत कैसे करी, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। औरंगजेब के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरी तरीके क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आएगी अगर आपने मेरी स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआती वीडियोस देखी हैं। हालांकि अगर आप अपना बेस अभी बना रहे हैं तो ये वाली वीडियोस पहले देखिए और बाद में स्पेक्ट्रम की वीडियोस देखिए। तो देखिए, औरंगजेब जो ताकतवर मुगल शासक थे उसमें जो आखिरी था वो औरंगजेब था। आपको पता है मुगल शासकों की शुरुआत बाबर से हुई है। बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक आए वो उतने एफिशिएंट नहीं है। तो आप देखोगे कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती 1707 के बाद तो बहुत सारे मुगल गवर्नर्स ताकतवर होने शुरू हो जाएंगे। 1720 के बाद से देखोगे बहुत सारे मुगल गवर्नर्स ताकतवर हो जाएंगे। हैदराबाद अलग स्टेट बन जाएगा, अवध अलग बन जाएगा, बंगाल अलग बन जाएगा। ये लोग ट्रिब्यूट्स तो भेजेंगे सेंट्रल मुगल एम्परर को, लेकिन अपने इलाके में जहां पे राज कर रहे होंगे वहां पे ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होंगे। फिर बहुत सारे और रीजनल किंगडम्स बनेंगे। तो ये हैदराबाद, अवध, बंगाल ने कुछ ट्रिब्यूट्स तो भेजी सेंट्रल अथॉरिटी को। बाकी जो रीजनल किंगडम्स बनेंगे वो ट्रिब्यूट्स भी नहीं भेजेंगे, जैसे कि सिख, जैसे कि मराठास, जैसे कि जाट्स। ठीक है। तो आप देखोगे दिल्ली जो कि कैपिटल हुआ करती थी अब नो लॉन्गर वॉज अ पावर। कुछ खास ताकत दिल्ली में बची नहीं। 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ आते आते यानी 1750s आते आते आप देखोगे ब्रिटिशर्स की जो पॉलिटिकल पावर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी। कहां 1605 के लगभग ब्रिटिशर्स इंडिया में एंट्री मारी थी उन्होंने। उस समय पे कहां वो छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के फॉर्म में इंडिया में आए थे। शुरू शुरू में बहुत ज्यादा टेरिटरीज को एक्वायर करने के मूड में वो थे नहीं। ट्रेडर्स थे, प्रॉफिट कमाने के लिए आया था, पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि उनको ये समझ में आएगा कि अगर पैसा कमाना है तो पॉलिटिकल कंट्रोल करना पड़ेगा। इस फोटो में आप देख सकते हैं बहादुर शाह जफर और उनके बच्चों को अरेस्ट कर रहे हैं कैप्टन हडसन। बहादुर शाह जफर कौन थे? देखिए क्या हुआ, आपको पता है 1857 में हो गई थी क्रांति। उस क्रांति के दौरान ऑब्वियस सी बात है जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर वो कुछ ताकतवर तो थे नहीं, लेकिन जो सपॉयस थे और जो बाकी पीजेंट्स थे जो कि क्रांति कर रहे थे उनको लगा कि भाई किसको रूलर बनाया जाए, तो बहादुर शाह जफर ही रूलर समझ में आया, चूंकि मुगल अथॉरिटी की यादें अभी भी लोगों के दिमाग में अंदर थी। तो ये जो रिबेलियन हुआ था 1857 का, जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, इसमें सिंबॉलिकली बहादुर शाह जफर रूलर थे, उनको रूलर बना दिया गया। ठीक है। आगे आप देखेंगे कि जब इस अपराइजिंग को क्रश किया गया तो बहादुर शाह जफर और उनके बच्चों को किडनैप किया गया, सॉरी अरेस्ट किया गया। तो बहादुर शाह जफर ये रहे, काफी बूढ़े नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ ब्रिटिश अथॉरिटीज खड़ी हुई, ये उनके बच्चे हैं। बहादुर शाह जफर को रिटायर कर दिया जाएगा, इनको म्यांमार भेज दिया जाएगा और इनके बच्चों को तोप को गोलों से उड़ा दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे मुगल लीनियज को ही समाप्त कर देंगे ये अंग्रेज। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से देखते हैं कि कैसे ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में घुसेगी। आप देख सकते हैं ये ब्रिटिश यहां से शुरू हुई है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये पूरा केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के साउदर्न एज को पार करती हुई ये इंडिया पहुंची। और इंडिया के साथ साथ ये इंडोनेशिया भी गई, चाइना भी गई, बहुत जगहों पे गई। तो ये रूट्स थे इंडिया के 18th सेंचुरी में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला था क्वीन एलिजाबेथ वन से, जो कि इंग्लैंड की रानी थी। इन्होंने बोला कि आपके पास ये ताकत है, आपके पास ये मोनोपोली है कि आप ईस्ट में जाके राज कर सकते हैं। तो अगर ये इंग्लैंड है तो इस इंग्लैंड से ईस्ट में जितना भी ट्रेड है उसकी मोनोपोली इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया कि इंग्लैंड से ईस्ट में जहां पे भी हम लोगों को ट्रेड करना है वहां पे हमारी मोनोपोली है, यानी इंग्लैंड के अंदर की कोई दूसरी कंपनी हमें कंपटीशन नहीं दे सकती। और जो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज हुआ करती थी उस टाइम पे, अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी क्या होती है। तो देखिए, मर्सेंटाइल ट्रेडिंग एंटरप्राइज एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है जो कि प्रॉफिट बनाता है ट्रेड से। गुड्स को सस्ता खरीदो और उनको महंगे दामों पे बेचो और बीच के कमीशन को खाओ। ये होता है मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज के काम करने का तरीका। तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भले ही इसको इंग्लैंड के अंदर की किसी भी कंपनी के साथ कोई कंपटीशन नहीं मिला, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो दूसरी यूरोपियन कंपनीज थी, जैसे पोर्तुगीज यूरोपियन कंपनी, डच यूरोपियन कंपनी, फ्रेंच यूरोपियन कंपनी, ये तो टक्कर देंगी ना। तो ये जो इंग्लिश का चार्टर मिला था, ये जो क्वीन एलिजाबेथ वन ने जो इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था,
उस चार्टर के चलते मोनोपोली मिली थी किस बात की कि भैया ईस्ट में जाके ट्रेड करो, लेकिन ये मोनोपोली कंपटीशन को खत्म करनी थी दूसरी अंग्रेजों की कंपनियों के साथ। लेकिन जो दूसरे यूरोप में कंपनीज थी उनके साथ तो कंपटीशन था नहीं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब तक अंग्रेज इंडिया में एंट्री मारेंगे तब तक आप देखोगे पोर्तुगीज ऑलरेडी इंडिया में अपना एक बेस सेटअप कर चुके होंगे। और देखिए अंग्रेज तो इन द इनिशियल पार्ट्स ऑफ, मतलब कि 17th सेंचुरी की शुरुआत के 3-4 सालों में इंडिया में घुसे। पोर्तुगीज का तो आप देखेंगे जो वास्को डिगामा था, जो पुर्तगीज एक्सप्लोरर था, वो तो 1498 में ही पहली बार इंडिया आ गया था। और उसके बाद आके ये लोग गोवा में अपने आप को सेटल कर चुके थे। नीचे कमेंट में बताइए कब हुआ था आपका बैटल ऑफ गोवा। बैटल ऑफ गोवा के दौरान जो पुर्तगीज गवर्नर था वो था अल्फांसो डी अल्बुक्वेर्के। काफी बता चुका हूं मैं इसके बारे में। ठीक है, 16वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था ये बैटल ऑफ गोवा। एग्जैक्ट ये बताइए कब हुआ था बैटल ऑफ गोवा, जिसके चलते गोवा पे कंट्रोल कर दिया था पुर्तगीज ने। तो आप देखोगे पुर्तगीज अपने बेसिस को इंडिया में सेटल कर चुके थे, गोवा पे उनका कब्जा था। जब तक अंग्रेज यहाँ पे घुसे पोर्तुगीज यहाँ पे पूरी तरीके से सेटल हो चुके थे। अर्ली 17th सेंचुरी में डच भी आपके यहाँ पे आएंगे और बाद में आप देखोगे फ्रेंच भी एंट्री मारेंगे इंडिया में। डच भी कंपटीशन देंगे अंग्रेजों को, फ्रेंच भी कंपटीशन देंगे अंग्रेजों को, थोड़ा बहुत पोर्तुगीज भी कंपटीशन देंगे अंग्रेजों को। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि आप देखोगे कि ये सारी कंपनीज ट्रेड करने के लाई थी। ट्रेड की बात की जाए तो जो यूरोपियन मार्केट्स था, यूरोपियन मार्केट्स में इंडिया की क्या क्या चीजें फेमस थी, तो भैया यूरोपियन मार्केट में इंडिया के स्पाइसेस फेमस थे, इंडिया का कॉटन फेमस था, इंडिया का सिल्क फेमस था, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमम, ये सब फेमस था। तो ये सब चीजें जाके यूरोप में बेचनी थी। ये यूरोपियन कंपनीज आई क्यों थी? ये सस्ता खरीदेंगे इंडिया से, यूरोप के मार्केट में महंगा बेचेंगे, हम पैसा कमाएंगे। प्रॉब्लम ये थी कि ये सारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज, इंग्लिश नहीं, ये सारी यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज, चाहे पोर्तुगीज हो, चाहे डच हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, ये सब एक ही तरीके का सामान खरीद रही थी। तो सबको टेक्सटाइल चाहिए थे, सबको कॉटन सिल्क के कपड़े चाहिए थे, सबको स्पाइसेस चाहिए थी। अब जब ये चारों की चारों कंपनीज एक ही चीज को इंडियन मार्केट से खरीदेंगी तो वो सस्ती कैसे होंगी? सस्ती तो तब होता है, ये जो आपको मर्सेंटाइल बताया ना मैंने आपको, इसका कंसेप्ट क्या है? सस्ती मिले चीजें। और सस्ती कब मिलेंगी? जब आप मोनोपोली रखोगे तो आप सस्ती खरीदोगे। आप देखिए चीज है, उसकी 4 लोग डिमांड कर रहे हैं, तो 4 लोग डिमांड कर रहे हैं तो बेचने वाला ही बोलेगा भाई मैं तो महंगी बेचूंगा, मेरे पास तो 4 खरीदार हैं। अगर एक ही खरीदार होगा तो खरीदार बोलेगा मैं इतने में खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा, तो बेचने वाले को भी बेचना पड़ेगा। लेकिन यहां मोनोपोली तो बची नहीं। जब मोनोपोली बची नहीं तो ये सारी कंपनियां आपस में लड़ने लगेंगी। इन कंपनियों को समझ में आएगा कि अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हमें अपने राइवल्स को एलिमिनेट करना होगा। और राइवल्स दूसरी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। कुछ हद तक राइवल्स इंडिया के जो डोमेस्टिक रूलर्स थे वो भी थे। तो आप देखोगे कि 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं आपस में काफी लड़ रही होगी। तो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रही होगी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रही होगी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रही होगी। कुछ केस में हमने देखा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपस में भी लड़ रहे थे। तो एक दूसरे के शिप ये लोग डुबा दिया करते थे, एक दूसरे के रूट को ब्लॉक करते थे। ये तो आपको पता ही है कि जो पोर्तुगीज थे उनकी नेवी काफी स्ट्रांग थी, तो वो अपनी नेवल बोट्स पे तोपे लगा के बैठ जाया करते थे। जो भी शिप निकलता था उससे बोलते थे पैसा दो, अगर वो पैसा नहीं देता था तो तोप दाग देते थे और शिप को डुबा देते थे। इस तरीके की चीजें उस समय पे चलती थी। तो जब ये अपने शिप्स को लेके चलते थे तो उन शिप्स पे आर्म्स को डाल के चलते थे और अपने ट्रेडिंग पोस्ट को ये लोग फोर्टिफाई करते थे। फोर्टिफिकेशन का मतलब समझते हैं ना कि मान लीजिए ये कोई सेटलमेंट है आपका, इस सेटलमेंट पे आपके सारे ट्रेड एक्टिविटीज होती हैं। अब इस सेटलमेंट को अगर प्रोटेक्ट करना है बाकी कंपनीज से या फिर बाकी राइवल से, तो इसके चारों तरफ आपको फोर्टिफिकेशंस बनाने पड़ेंगे। बड़ी बड़ी दीवालों का एक आउटर पेरिफेरी बनानी पड़ेगी ताकि अगर कोई अटैक करता है तो उसको डिफेंड किया जा सके। ठीक है, आप देखोगे जब वो सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई करने लगेंगे तो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है, फोर्टिफिकेशन का सीधे सीधे कनेक्शन होता है मिलिटराइजेशन से। यानी कि अगर आप किसी चीज को फोर्टिफाई करते हो, आप अपने आप को वहां पे मिलिटरीली स्ट्रांग कर रहे हो, अपने आप की वहां पे आप मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। और जब आप वहां पे मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो वहां के लोकल रूलर्स के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे, क्योंकि लोकल रूलर्स बोलेंगे कि तुम तो बस बिजनेसमैन हो, तुम धंधे वाले हो, ट्रेडर्स हो, यहां पे फोर्टिफिकेशन तुम नहीं कर सकते हो। तो एक समय के बाद इन ईस्ट इंडिया कंपनीज को समझ में आना शुरू हुआ कि अगर ट्रेड में प्रॉफिट कमाना है तो चीजों को मोनोपोलाइज करना पड़ेगा। और चीजों को मोनोपोलाइज हम तब कर पाएंगे जब यहाँ की पॉलिटिक्स पे हमारा कंट्रोल होगा। और इस चीज का एग्जांपल आपको यहां से देखने को मिलेगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। आप देखोगे अंग्रेजी फैक्ट्री जो कि पहली बार हुगली नदी के बैंक पे बनी, वो बनी 1651 में। अब पहला क्या होता था दोस्तों
जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनीज बनाती थी तो वहां पे जो कंपनी के ऑफिशियल पोस्ट किए जाते थे उनको फैक्टर कहा जाता था। ये फैक्टर्स उस पर्टिकुलर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे। तो वहां पे कंपनी में उस कंपनी की जो फैक्ट्री पोस्ट है, जो ट्रेडिंग पोस्ट है, उस पर ट्रेड किस तरीके से हो रहा है उस चीज को देखना है। फिर समय समय पे अंग्रेजी हुकूमत को लेटर भेज के बताना कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लोकल रूलर्स के साथ ड्यूटी एग्जेम्पशन के लिए बातचीत करना, ये इन फैक्टर का काम हुआ करता था। ये फैक्टर्स जिस फैक्ट्री के इंचार्ज होते थे उस फैक्ट्री में एक वेयर हाउस होता था। वेयर हाउस मतलब वो स्टोरेज रूम जहां पे जिस सामान को एक्सपोर्ट करना है वहां पे आप स्टोर करके रखोगे। तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आप जाके सामान खरीदोगे, उस सामान को ले आके इस वेयर हाउस में स्टोर करोगे और फिर वेयर हाउस पे डिमांड के हिसाब से आप उस सामान को धीरे धीरे करके एक्सपोर्ट करोगे इंडिया के बाहर। और इसी वेयर हाउस, इसी फैक्ट्री पोस्ट में एक ऐसा कमरा होता था जहां पे कंपनी के ऑफिसर्स बैठ के ट्रेड की बातचीत किया करते थे। धीरे धीरे आप देखोगे कि जो कंपनी ऑफिसर्स थे ये इंडिया में जो ट्रेडर्स ऑपरेट करते थे उन ट्रेडर्स से कहेंगे कि भाई देखिए हमने एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, एक प्रॉपर कंपनी की फैक्ट्री पोस्ट बना रखी है, फैक्ट्री बना रखी है। इस फैक्ट्री के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आप यहाँ पे आइए, अपना बिजनेस सेटअप करिए, हम आपको जगह देंगे अपना सामान स्टोर करने का, आप हमारे लिए पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से सामान लेके आइए, आप भी ट्रेड करिए हम भी ट्रेड करते हैं, दोनों पैसा कमाएंगे। तो कंपनी ने सारे मर्चेंट से बोला, ट्रेडर से बोला कि आप आइए हमारी फैक्ट्री के अंदर से आके धंधा करिए। ठीक है, तो ये जो 1651 में हुगली नदी के किनारे पे जो फैक्ट्री थी, आप देखोगे 1696 आते आते अंग्रेजी ऑफिसर्स क्या करेंगे, इस फैक्ट्री के चारों तरफ वो फोर्ट बनाना शुरू कर देंगे। क्यों? ताकि इस फैक्ट्री पे अगर कोई अटैक हो तो वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि जो लोकल रूलर्स थे, खासकर मुगल गवर्नर्स थे, मुगल गवर्नर्स को कंट्रोल में रखना जरूरी था क्योंकि इस बंगाल के इलाके पर मुगल राज था। तो ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ये पैसा भेजते रहते थे मुगल ऑफिसर्स के पास और उस पैसा भेज के मुगल ऑफिसर्स को शांत कर दिया करते थे, करप्शन चलता था। फिर आप देखोगे कि इन्होंने, इस कंपनी ने मुगल ऑफिसर्स के साथ ठीक से बात करके जमींदारी राइट्स ले लिए 3 विलेजेस पे। आप देखिए 1696 में राज किसका था? औरंगजेब का था। तो 3 विलेजेस के ऊपर उन्होंने जमींदारी राइट्स लिए। इनमें से एक विलेज था कलिकटा। इन तीनों विलेजेस के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं स्पेक्ट्रम की किताब में। इन तीनों विलेजेस को डेवलप किया और वो शहर बन गया कलकत्ता का शहर, कोलकाता बोला जाता है जिसको आज। इस शहर को अंग्रेजों ने डेवलप किया। पहले एक खाली जगह पड़ी रहती थी, कुछ नहीं होता था यहाँ पे, बिल्कुल सन्नाटा था, बस ट्रेडिंग सेंटर की तरह अंग्रेजों ने इसको डेवलप किया और आज की डेट में देखिए कलकत्ता कितना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। फिर मुगल एम्परर औरंगजेब को थोड़ा बहुत पैसा दिया और उससे फरमान ले लिया। फरमान के थ्रू क्या बोला गया? फरमान के थ्रू ये बोला गया कि कंपनी जो भी बंगाल के इलाके में ट्रेड करेगी उसके ऊपर कंपनी को कोई भी ड्यूटी नहीं देनी है सरकार को। तो जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस एक्सपोर्ट के ऊपर सरकार को ड्यूटी देंगे ना, कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि औरंगजेब ने कुछ पैसे लेके आपको फरमान दे दिया है। प्रॉब्लम यह थी कि औरंगजेब का फरमान दिया था सिर्फ कंपनी को, लेकिन यहां पे चक्कर क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स इंडिया में पोस्टेड थे वो अपना खुद का धंधा भी करते थे, अपना खुद का बिजनेस भी चलाते थे। क्या होता था, देखो अंग्रेज इंग्लैंड में जो बड़े अमीर खानदान के लोग हुआ करते थे ना, वो चाहते थे कि उनके बच्चों की नौकरी ईस्ट इंडिया कंपनी में लग जाए। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में तनख्वाह तो ज्यादा नहीं मिलती बट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर इंडिया जैसी जगह पे पहुंच गए तो काफी पैसा कमा लेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में पोस्टिंग्स बड़ी ज्यादा मांगनी जाती थी भैया कि जबरदस्त पोस्टिंग है, बहुत पैसा कमाएगा। क्यों पैसा कमाते थे? क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स होते थे ये अपना पर्सनल ट्रेड करते थे और इस फरमान जो कि मुगल एम्परर औरंगजेब ने कंपनी को दिया था, इस फरमान का प्रयोग करके जो प्राइवेट बिजनेस करते थे ना ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज, उस पर ये ड्यूटी नहीं भरते थे। पर औरंगजेब का फरमान किस लिए था? कि कंपनी ड्यूटी नहीं भरेगी, बट यहां तो प्राइवेट जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर्स ट्रेड कर रहे हैं उसकी भी ड्यूटी नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो अपने एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस का गलत फायदा उठा रहे थे, उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, जिससे बंगाल के रेवेन्यूज को नुकसान हो रहा था। और आप बाद में देखोगे कि औरंगजेब के बाद तो ये चीज चलती रहेगी, लेकिन जब मुर्शीद कुली खान का राज आएगा, मुर्शीद कुली खान बोलेगा ये क्या बवाल है, आपको फरमान मिला है कि कंपनी जो ट्रेड करेगी उस पर ड्यूटी नहीं भरनी है, अगर कंपनी का कोई ऑफिशियल ट्रेड करेगा तो उसको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। और ये कंपनी के ऑफिसर्स तो और शाणे थे। ये कंपनी के ऑफिसर्स क्या करते थे कि जो लोकल मर्चेंट्स थे ना, जो लोकल ट्रेडर्स थे ना, वो लोकल मर्चेंट्स और वो लोकल ट्रेडर्स जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को कुछ अच्छे कंसेशंस दिया करते थे, उन मर्चेंट और लोकल ट्रेडर्स का भी ड्यूटी माफ करा देते थे इस फरमान के अंदर जो मुगल एम्परर औरंगजेब ने कंपनी को दिया था। मुर्शीद कुली खान ने बोला ये बवाल नहीं चल पाएगा,
सिर्फ कंपनी का रेवेन्यू माफ है, प्राइवेट ट्रेड का रेवेन्यू माफ नहीं है। प्राइवेट ट्रेड पे आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी क्योंकि इससे बंगाल के रेवेन्यूज को नुकसान पहुंच रहा है। तो आप यहां पे देखोगे दोस्तों कि धीरे धीरे थोड़ा बवाल होना शुरू हुआ। फरमान क्या होता है? रॉयल एडिक्ट, रॉयल ऑर्डर। तो औरंगजेब ने एक रॉयल ऑर्डर इशू किया था कि भैया इनसे आप ड्यूटी मत लीजिए, कंपनी के ट्रेड पे आप ड्यूटी मत लीजिए। अब देखिए कैसे यहां पे ट्रेड बैटल की तरफ लेके जाएगा। देखिए कैसे प्राउड यहां पे रॉबर्ट क्लाइव खड़े हुए हैं। अर्ली 18 सेंचुरी में कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ेगा। औरंगजेब की मौत हो गई, बंगाल के नवाब का राज चलने लगा। सबसे पहले आया मुर्शीद कुली खान, फिर अली वर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। बीच में एक और आया था सरफराज खान, ज्यादा दिन टिके नहीं वो। बता रखा मैंने, स्पेक्ट्रम जाके देखिए। आप देखोगे मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला तीनों स्ट्रांग थे। अली वर्दी खान के मरने के बाद गद्दी पर बैठा सिराजुद्दौला। अब अली वर्दी खान की बहुत इज्जत थी, अली वर्दी खान की जो डिप्लोमेटिक स्किल्स थी वो बहुत अच्छी थी, बट सिराजुद्दौला बहुत उम्र में छोटा भी था और बहुत गुस्से वाला था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की ताकत को घटाने की कोशिश की अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या बोला कि सिराजुद्दौला के किसी अपोनेंट को हम बंगाल की गद्दी पर बैठा देते हैं और सिराजुद्दौला को दबा देते हैं। मतलब एक पपेट रूलर को ढूंढ रहे थे ये। ठीक है, कंपनी नवाबों से परेशान क्यों थी? ये नवाब डायरेक्टली कंपनी को ये बोल रहे थे कि ये जो कंसेशंस आपको दिए जा रहे हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, तो अगर आप प्राइवेट ट्रेड करते हो तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। आप ये जो ट्रेड कर रहे हैं इस पे जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पे हमको ट्रिब्यूट्स भेजिए। आप अपने कॉइन्स मिंट नहीं कर सकते, आप अपनी फोर्टिफिकेशंस को बढ़ा नहीं सकते। ये सब बंगाल के नवाब अंग्रेजों को बोल रहे थे। अंग्रेजों को गुस्सा आ रही थी, अंग्रेजों को पैसे की पड़ गई थी आदत, खून मुंह में लग चुका था, पैसा चाहिए था। अगर बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल को पैसा देने लगेंगे तो इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और सही बात तो यह भी थी कि कंपनी का जो रेवेन्यू था दोस्तों और जो कंपनी का बिजनेस करने का तरीका था उससे बंगाल गवर्नमेंट को नुकसान तो देखो हो रहा था, तो नवाबों को भी गुस्सा आ रहा था। प्लस ये जो बंगाल कंपनी वाले थे ना ये थोड़ा सा कॉलोनियल एटीट्यूड ला रहे थे अपनी तरफ, अथॉरिटी मान नहीं रहे थे नवाब की, गंदे गंदे डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखा करते थे, बंगाल के नवाब को नीचा दिखाया करते थे। इस तरीके की चीजें चल रही थी। एंड में आप देखोगे कि जब ये कन्फ्रंटेशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेगा तो बैटल ऑफ प्लासी होगा। बैटल ऑफ प्लासी पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी, जाके देखिए। बैटल ऑफ प्लासी में कैसे शुरू हुआ? अली वर्दी खान की मौत हुई 1756 में, सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। ठीक है, सिराजुद्दौला पावरफुल रूलर था, प्राउड रूलर था, अंग्रेजों की बात सुनने वाला था नहीं। अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरीके से सिराजुद्दौला को हटा के एक पपेट रूलर को बैठा दिया जाए। पपेट रूलर मतलब एक ऐसा रूलर जो कि हमारे इशारों पे नाचे, अपना दिमाग ना लगाए। तो ऑब्वियस सी बात है सिराजुद्दौला को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने क्या करना शुरू किया? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के जो अपोनेंट्स थे उसके साथ पॉलिटिक्स करनी शुरू की। पहले उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ भी कोशिश की कि कुछ ट्रेड कंसेशन साइन किए जाए, बट सिराजुद्दौला से कुछ बात बन नहीं पाई। तो आप देखोगे कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई बढ़ती गई और एंड में आप देखोगे कि एक लिमिट क्रॉस हो गई। सिराजुद्दौला कंपनी को बार बार बोल रहा था अपने फोर्टिफिकेशन बंद करो, रेवेन्यू पे करो, कंपनी कर नहीं रही थी। नेगोशिएशंस फेल हो गई, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पे अटैक कर दिया। 30,000 सोल्जर्स के साथ कासिम बाजार की फैक्ट्री पे अटैक किया, कंपनी ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया, जो ज्यादा लड़ रहे थे उनको मार दिया, वेयर हाउस में बंद किया। बताया है ना आपको मैंने द ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में। द ब्लैक होल ट्रेजेडी मैंने पढ़ा रखी है, जाके मेरी वीडियोस में जाके देखिए, स्पेक्ट्रम की वीडियोस में भी है, मॉडर्न हिस्ट्री वाली सीरीज में भी है। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, हालांकि उस पर हिस्टोरियंस ने बहुत सारी बातें कही है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो कर अलग चीज है। फिर आप देखोगे कलकत्ता पे अटैक मार दिया सिराजुद्दौला ने और कंपनी के फोर्ट पे कब्जा कर लिया कलकत्ता में। ये जब खबर आपकी पहुंची मद्रास कि कलकत्ता पे कब्जा हो गया है सिराजुद्दौला को, तो मद्रास में जो कंपनी का हेडक्वार्टर्स था वहां से एक फोर्स निकली अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव और बहुत सारी नेवल फ्लीट्स भी एक्टिव हुई। फिर नवाब के साथ नेगोशिएशन शुरू हुए। सिराजुद्दौला को लग रहा था कि हम इनिशियली जीत गया हूं, मैं इनको हरा दूंगा, बट सिराजुद्दौला को यह नहीं पता था कि उसके अंदर के बहुत सारे, उसके कैंपेन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अंग्रेजों के साथ मिल जाएंगे आगे जाके। आप देखोगे जब नवाब की और रॉबर्ट क्लाइव की लड़ाई होगी बैटल ऑफ प्लासी, उस बैटल ऑफ प्लासी में मीर जफर जो कि एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं मिलिट्री कमांडर था सिराजुद्दौला की आर्मी में, बहुत बड़ी आर्मी थी, मीर जफर की आर्मी लड़ी ही नहीं, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गई। और आप देखोगे कि सिराजुद्दौला हार जाएगा, वो भागेगा,
बट मीर जफर का बेटा सिराजुद्दौला को हंट करके मार देगा और बाद में मीर जफर गद्दी पर बैठेगा और मीर जफर को चूस लेंगे ये लोग। पैसा ही पैसा मांगते रहेंगे, पैसा ही पैसा मांगते रहेंगे। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में मैंने पहले आपको बता रखा है, उस पर जाके देखिए, डिटेल में बताऊंगा। तो ये पहली पॉलिटिकल विक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में, इसलिए बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए प्लासी नाम की जगह को अपना नाम मिला कैसे। प्लासी एक एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन है, मतलब अंग्रेजों की भाषा में वर्ड को जिस तरीके से मोल्ड कर दिया जाता है ना, चेंज कर दिया जाता है, उस तरीके से इस वर्ड को चेंज किया गया। तो ओरिजिनली वर्ड क्या था? ओरिजिनली वर्ड था पलाशी। पलाशी वर्ड कहां से आया है? एक ट्री से आया है जिसका नाम है पलाश। पलाश ट्रीज में रेड फ्लावर्स होते हैं और इन रेड फ्लावर्स से गुलाल बनता है, जिस कलर को हम लोग होली खेलने के लिए प्रयोग करते हैं। तो गुलाल बनाने वाले इस पेड़ से, जिसका नाम है पलाश, पलाशी पड़ा उस जगह का नाम, और पलाशी को जब एंग्लिसाइज किया गया तो वो प्लासी पड़ गया। ठीक है, यहां पे देखते हैं आगे क्या हुआ। आप देखिए दोस्तों, ये है द जनरल कोर्ट रूम, ईस्ट इंडिया हाउस, लीडेनहॉल स्ट्रीट। लीडेनहॉल स्ट्रीट लंदन में, कभी जाइए तो वहां पे स्ट्रीट पे जाइए, वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बैठते थे। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो शेयर होल्डर्स थे वो बैठते थे। यहां पे आपको एक मीटिंग होती नजर आ रही है उन शेयर होल्डर्स की। अब खास बात यह थी कि जब बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों खत्म हुआ ना, और रॉबर्ट क्लाइव ने खूब पैसा कमाया, दूसरे इंग्लिश ऑफिशियल्स ने खूब पैसा कमाया, एक तरीके से पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया बंगाल पे लॉर्ड क्लाइव का और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इंग्लैंड में बवाल मच गया। खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बवाल मिल गया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, ये पता है क्या सोचने लगे? ये सोचने लगे कि ये अंग्रेज तो पॉलिटिकली जीत रहे हैं इंडिया में, और अगर ये पॉलिटिकली जीतेंगे इंडिया में तो ये हमको भूल के इंडिया में अपना एक पॉलिटिकल साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। कुछ ऐसा ही दोस्तों अमेरिका में हुआ था। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें क्या हुआ था? अंग्रेज के ही तो लोग थे जो अमेरिका में जाके राज कर रहे थे, और फिर उन्होंने अंग्रेजों को ही टाटा बाय बॉय बोल दिया और अमेरिकन बन गए और अमेरिका अलग बना लिया। तो इन कोर्ट ऑफ, हालांकि ये बाद में हुआ था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाद में शुरू हुआ था, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, उसको यहाँ पे मिक्स नहीं करते। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ प्रोविजंस उसके हिसाब से डाले गए थे। तो यहां पे इन कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को लग रहा था, ये लगभग 1759 की बात है, 1759 की, मतलब जब बैटल ऑफ प्लासी खत्म हो गया था और प्रॉपर तरीके से बंगाल को लूटने लगे थे इंग्लिश ऑफिशियल्स, तो उस समय पे लंदन में बवाल बैठा कि यार ये तो वहां पे पॉलिटिकल कंट्रोल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये तो हमें ही टाटा बाय बाय बोल के इंडिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। तो जब ये सब बातें उठी तो लॉर्ड क्लाइव को एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी लिखी थी विलियम पिट ने। विलियम पिट थे इंग्लिश मोनार्च के वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज। तो 7 जनवरी 1759 को भाई रॉबर्ट क्लाइव ने जवाब दिया विलियम पिट को और बोला कि भाई आपको क्या लगता है कि एक मर्चेंटाइल कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी जो कि यहां ट्रेड करने आई है, वो क्या इतने बड़े बंगाल प्रोविंस पे सोवरेनिटी स्थापित कर सकती है? क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान है या इतना कम डिफिकल्ट है कि हम इतने बड़े किंगडम्स पे राज कर सकें? वो बंगाल की बात कर रहे हैं यहां पे। फिर वो यहां पे ये बोल रहे हैं कि देखिए ये जो 3 प्रोविंसेस हमने जीती हैं, इससे हमको 2 मिलियन स्टर्लिंग मिलेंगे साल में। तो क्या ये इतना बड़ा फीट है कि इतना पब्लिक अटेंशन इस पे आ रहा है? यहां पे देखिए विलियम पिट इनसे सवाल पूछ रहे हैं और बाकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स हैं, एम्प्लॉयज तो नहीं बोलना चाहिए, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो रॉबर्ट क्लाइव से सवाल पूछ रहे हैं कि तुम वहां पे पॉलिटिकल कंट्रोल कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तुम कहीं अलग तो नहीं हो जाओगे इंग्लैंड से? तो रॉबर्ट क्लाइव जवाब दे रहे हैं कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, हम क्या इतने बड़े बंगाल प्रोविंस पे सोवरेनिटी ले सकते हैं? हमने तो बस 3 प्रोविंसेस पे कब्जा किया है जिससे हमारी ईयरली 2 मिलियन स्टर्लिंग की कमाई हो रही है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम इतने बड़े एम्पायर पे सोवरेनिटी करके बैठे हैं और इंग्लैंड से अलग हो जाएंगे। यहां पे क्लाइव इस तरीके से जवाब दे रहे हैं। अच्छा, आगे यहां पे एक और चीज बताई गई, द नवाब कंप्लेन। 1733 आते आते नवाब ऑफ बंगाल कुछ कंप्लेन करने लगे। क्या कंप्लेन करने लगे? नवाब ऑफ बंगाल ने बोला कि जब अंग्रेज पहली बार इस देश में घुसे तो वो बहुत हम्बल थे, बहुत प्यार से अदब से झुक के हमसे पूछते थे, परमिशन लेते थे अपनी फैक्ट्रीज बनाने के लिए। अब देखिए जब उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बना रखी तो उनको फोर्टिफाई भी कर रखा है। फोर्टिफाई करने के बाद अपनी कंपनी के बाहर उन्होंने गड्ढा खोद रखा, उस गड्ढे में पानी भर रखा और वो पानी रिवर से कनेक्टेड है। तो मतलब ऑटोमेटिकली उन्होंने रिवर से अपनी फैक्ट्री तक पहुंचने का रास्ता बना रखा है और अपने फोर्ट को फोर्टिफाई कर रखा है और बाहर नेचुरल डिफेंसेस बना रखे हैं डिच के फॉर्म में। इस तरीके से तो ये अपनी चीजों को मिलिटराइज कर रहे हैं और हमारी जो अथॉरिटी है, जो बंगाल की अथॉरिटी है, बंगाल के नवाब की अथॉरिटी, उसको मान नहीं रहे। जो मर्चेंट इंडिया के काम करते हैं उन मर्चेंट को वो अपनी प्रोटेक्शन के अंदर ले रहे हैं। ना वो मर्चेंट हमें ड्यूटी दे रहे हैं, ना ही ये
प्राइवेट ब्रिटिश ऑफिशियल्स हमको ड्यूटी दे रहे हैं, ये हमारा 1 लाख रुपए का रेवेन्यू चुरा रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, प्लस हमारे देश के बहुत सारे लोगों को, हमारे किंग के सब्जेक्ट्स को, यानी इंडिया के लोगों को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये लोग स्लेवरी में डाल के अपने देश में ले जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज में काम करवा रहे हैं। इस तरीके के कुछ इल्जाम नवाब ऑफ बंगाल लगा रहे थे अंग्रेजों पे। जैसे नवाब ऑफ बंगाल तो इन लोगों का बड़ा ध्यान ही रखते थे। तो ये कुछ बातें कही गई दोस्तों। इस वीडियो में बस मैं यहां तक ही बात करूंगा, उसके बाद मैं यहां से आपकी शुरुआत करूंगा कि बैटल ऑफ प्लासी की डिफीट के बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक किए हुए मत जाइएगा। गुड बाय।